तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम एनवायरमेंट वाला टॉपिक पूरा फिनिश कर देंगे। यस, एनवायरमेंट फिनिश करेंगे भाई साहब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, बट आज एनवायरमेंट की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। हम इस सारे टॉपिक कर चुके हैं और आज की क्लास में हमें केवल बचा हुआ एक ये टॉपिक करना है, जहां पे हम कुछ मिक्स टॉपिक के बारे में जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे और फिर पार्ट ए पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से पार्ट बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी शुरू कर देंगे। तो चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास का बच्चों, वो है सीपीसीबी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अल्टीमेटली क्या है? सी माने सेंट्रल, और यहां पे सेंट्रल का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, यस, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना करी, जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। इसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस है टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना। तो टू एड्रेस एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। इसका मेन काम क्या है? इंडिया में वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, और इसी में कभी कभार लैंड पॉल्यूशन भी शामिल कर दिया जाता है, लेकिन मेनली वाटर और एयर पॉल्यूशन की यहां पे बात की जाती है। बोलता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश का है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग स्टेट बोर्ड भी होते हैं। दिल्ली का अलग, यूपी का अलग, ठीक है, बिहार का अलग, राजस्थान का अलग। तो बोलता है कि इसी प्रकार के स्टेट लेवल पे भी एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बोर्ड सेटअप किए जाते हैं, ऐसे बोर्ड बनाए जाते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ज्यादा फेमस क्यों है? बिकॉज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने भारत में 17 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की पहचान करी। अब सुनिएगा बात को ध्यान से। हालांकि भारत पूरे वर्ल्ड में उन टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो इंडस्ट्रीज के मामले में सबसे आगे है। यस, भारत टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज नेशन में आता है। हम पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्री में आते हैं जिनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री काफी आगे है। अब एक तरफ तो खुश होने वाली बात है, हम टॉप 10 में आते हैं, बट दूसरी ओर ये दुखी वाली बात भी है, बिकॉज इस टॉप 10 में आने की वजह से भारत में कई प्रकार की पॉल्यूशन की समस्या बढ़ गई है। जो हम नहीं चाहते वो समस्या उत्पन्न हो रही है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो समस्या पैदा होगी, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित बात बोली गई है कि सीपीसीबी ने इंडिया में बड़ी बड़ी 17 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज की आइडेंटिफाई करी। 17 लार्ज और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को सीपीसीबी ने पहचाना है, जो इंडिया में बड़े लेवल पे पॉल्यूशन को फैलाते हैं। तो ये इस पॉइंट के ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। सीपीसीबी ने कितनी इंडस्ट्रीज की पहचान करी है पॉल्यूशन करने वाली? तो 17 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, जो कि लार्ज और मीडियम स्केल वाली है। ठीक है, अब सीपीसीबी का फंक्शन क्या है? सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम क्या है? तो देखो भाई, सबसे पहला काम है सेल्फ पॉल्यूशन लिमिट। भाई देखो, प्रोडक्शन होगा तो पॉल्यूशन तो होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि पॉल्यूशन बिल्कुल ही खत्म करने के लिए देश में प्रोडक्शन ही बंद कर दे, देश में इंडस्ट्रीज ही बंद कर दे, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज को बंद करना संभव नहीं है। इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी तो देश किस प्रकार आगे बढ़ेगा? तो सरकार ने क्या कर रखा है? सरकार ने हर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, एक परमिसिबल एमिशन लिमिट को डिफाइन कर रखा है। सरकार ने बता रखा है कि आप इस इंडस्ट्री में हो तो ये इंडस्ट्री इतना ही पॉल्यूशन कर सकती है, अगर उससे अधिक पॉल्यूशन किया गया तो आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो सीपीसीबी का पहला काम है हर इंडस्ट्रीज के लिए एक पॉल्यूशन की लिमिट को सेट करना, कि कौन सी इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन एमिशन का मतलब होता है रिलीज, कि कौन सी इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन रिलीज कर सकती है। अगर उससे ज्यादा पॉल्यूशन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसका पहला काम है पॉल्यूशन की लिमिट को सेट करना। इसका दूसरा काम है स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना। इसका काम है लोगों को एजुकेट करना पॉल्यूशन हजार्ड्स के बारे में, कि पॉल्यूशन से क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसके बारे में जनता को जागरूक करना, ताकि जनता भी खुद स्टेप उठाए, देश में पॉल्यूशन कम हो उसके लिए। उसके बाद इसका अगला काम होता है चेक, कलेक्ट
एंड डिसेमिनेट, चेक, कलेक्ट और डिसेमिनेट का बच्चों मतलब तो पब्लिश करना। किस चीज को? तो पॉल्यूशन से संबंधित डेटा को, जानकारी को, आंकड़ों को चेक करने का काम, इन डेटा को, आंकड़ों को कलेक्ट करने का काम और जनता तक ये आंकड़े पहुंचाने का काम, पब्लिश करने का काम भी सीपीसीबी का है। तो सीपीसीबी पॉल्यूशन से संबंधित आंकड़े चेक करती है, कलेक्ट करती है और उसको पब्लिश भी करती है। इसके बाद इंस्पेक्शन, सीपीसीबी टाइम टाइम पर किसी भी इंडस्ट्री में जाकर इंस्पेक्शन कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है कि सीपीसीबी ने जो लिमिट सेट करी है, क्या ये इंडस्ट्री उस लिमिट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या ये इंडस्ट्री जो है लिमिट से बाहर जाकर काम तो नहीं कर रहे। तो बोलता है कि इंस्पेक्ट इंडस्ट्रीज टू चेक पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, इंडस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले मेजर्स अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, हमने जो लिमिट सेट करी है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा एडवाइसेस द गवर्नमेंट, सीपीसीबी टाइम टाइम पर सरकार को भी एडवाइस देती है, सरकार को भी टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एनवायरनमेंट से निपटने के लिए। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली पे अगर आप कभी रोड वगैरह पे गए हो तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक घूमते हैं, ठीक है, और उनसे ना पानी जैसी बौछार हो रही होती है। अब आपको लगता है वो ट्रक पानी फेंकते हुए चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो ट्रक बड़े बड़े होते हैं जिनसे पानी जैसी बौछार हो रही होती है, वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। वो एक प्रकार का केमिकल छिड़कते हैं, ठीक है, सड़कों पे, रोडों पे, जिससे एयर पॉल्यूशन का लेवल कम होता है। तो वही बोला गया है कि सीपीसीबी सरकार को टाइम टाइम पर एडवाइस भी देती है, टेक्निकल सॉल्यूशन भी देती है, किस प्रकार से एनवायरनमेंट की समस्या से निपटा जा सकता है। इसके अलावा गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, जो सीपीसीबी है अनेक प्रकार के अपने मैनुअल्स जारी करती है। मैनुअल्स का मतलब अपनी एक तरह से मैगजीन जारी करना या डॉक्यूमेंट जारी करना, जिसमें रूल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से कूड़े कचरे को, वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए और उसे किस प्रकार से डिस्पोजल, उसे किस प्रकार से फेंका जाना चाहिए। तो सीपीसीबी अपने मैनुअल्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू जनता को, सरकार को यह बताती है कि कूड़े कचरे को किस प्रकार से ट्रीट करना है, उसको कैसे फेंकना है, उसका रिसाइकल कैसे करना है, उसको रीयूज कैसे करना है। यह काम भी सीपीसीबी का होता है। उसके बाद बोलता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि सीपीसीबी समय समय पर जाके मॉनिटर करती है, चेक करती है कि नदियों में, झरनों में, कुओं में या अदर वाटर बॉडीज, मतलब जहां जहां पर पानी अवेलेबल है, तो सीपीसीबी जहां जाकर चेक करती है कि यहाँ पे वाटर की क्वालिटी क्या है, क्या पानी पीने योग्य है या नहीं है, वाटर पॉल्यूशन का लेवल क्या है। तो ये काम भी सीपीसीबी का होता है। तो अल्टीमेटली हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सीपीसीबी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है देश में एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए और एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। हालांकि सीपीसीबी से एग्जाम में कोई 3-4 नंबर का सवाल अब तक बना नहीं है, बट अगर बनेगा तो सवाल यही बनेगा कि सीपीसीबी के फंक्शन क्या है, या फिर बोल सकता है सीपीसीबी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो फंक्शन या इंपॉर्टेंस बोले तो आपको यही सारी बातें लिखकर आनी है। चलिए बताइए, क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लियर है और इसके फंक्शंस क्लियर है? सिंपल टॉपिक था, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो कि इस चैप्टर में एनवायरनमेंट वाले पार्ट की बात हो रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट वाले पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, कुल मिला के लगभग 6 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। कितने क्वेश्चंस है जी? हाँ जी, कुल मिला के आपको 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उसको निपटाते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन होने के साथ साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट आर हाई। कि बोलता है कि जो हमारा एनवायरमेंट है, जब उसमें कोई नेगेटिव चीज होती है, नेगेटिव चीज का मतलब जब एनवायरमेंट में कोई नुकसान होता है, एनवायरमेंट में संकट आते हैं, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ जाता है, तो इससे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, आप इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपल सिंपल यहां पे समझो, एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो इससे जो देश में खर्चा होता है वो खर्चा बढ़ जाता है, फिर चाहे खर्चा सरकार का हो, चाहे खर्चा लोगों का हो। अब समझो दोबारा क्वेश्चन क्या है।
सिंपल सी भाषा में ये बोलता है जब एनवायरमेंट में कोई नुकसान होता है, एनवायरमेंट में कोई समस्या आती है, मान लो कोविड-19 आ गया, मान लो पॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया, तो बोलता है इन सब नुकसान से जो खर्चे होते हैं, लोगों के खर्चे या सरकार के खर्चे, वो खर्चे बढ़ जाते हैं। क्या ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात सही है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एनवायरमेंटल डैमेज, कि एनवायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, अगर हमें उसे करेक्ट करना है, एनवायरमेंट को ठीक करना है, उस या एनवायरमेंट से होने वाले नुकसान को ठीक करना है, तो उसमें जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब मैंने बोला खर्चे, तो उसमें खर्चे शामिल होते हैं। तो सही बात है, एनवायरमेंट को ठीक करोगे तो खर्चा तो लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखिएगा। सिंपल सा हिंट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में एनवायरमेंट से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वर्ड मिले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो समझ जाना इसी टॉपिक की बात हो रही है और यही आंसर आपको लिखकर आना है। तो बोलूंगा हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर एनवायरमेंट को ठीक करना है, एनवायरमेंट से होने वाले डैमेज को ठीक करना है, तो उसमें खर्चा आता है और 3 प्रकार के खर्चे आते हैं। समझो, सबसे पहला खर्चा कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेस। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, हम पृथ्वी से रिसोर्सेस निकाले जा रहे हैं, रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा, हम रिसोर्स निकालते रहे, एक्सट्रैक्ट करते रहे, तो एक समय आएगा कि हमारे पास रिसोर्सेस सारे खत्म हो जाएंगे और हमारे पास देश में या पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेस नहीं होंगे। कोयला, पेट्रोल, पानी, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हम हर चीज को एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे। तो एनवायरमेंट में यह समस्या हमें फेस ना करनी पड़े, तो सरकार ने अभी से ही नई टेक्नोलॉजी पर, नई रिसर्च पे खर्चा करना शुरू कर दिया है, ताकि हम समय से पहले नए रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई कर सके कि जब तक कोयला, पेट्रोल, पानी खत्म होगा, तब तक हम उससे पहले कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सके, जिसके थ्रू हम आगे अपना जीवन यापन कर सके, जिसके थ्रू हम जी सके। अब आप नए रिसोर्स ढूंढोगे तो उसके लिए भाई नई तकनीक आएगी, नई रिसर्च करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट आएंगे, पूरा सेटअप अरेंज करना पड़ेगा, भाई बहुत सारा खर्चा होगा। तो यस, यहाँ पे खर्चा हो रहा है, बिकॉज अपने को नए रिसोर्सेस ढूंढने की नीड है, अपने को नए ऑप्शन ढूंढने की नीड है, बिकॉज जो रिसोर्सेस अभी ऑलरेडी अवेलेबल है वो फ्यूचर में जाकर खत्म होने वाले हैं। लेकिन हमको जीवन यापन करना है, हमको अपने पृथ्वी को आगे बढ़ाना है, तो नए रिसोर्सेस की नीड है, उनके लिए खर्च करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट वही है कि हम नेचुरल रिसोर्सेस का, जो पृथ्वी के नीचे प्राकृतिक संसाधन है, हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं, हम उसको लिमिट से ज्यादा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इट फोर्सेस द गवर्नमेंट, कि सरकार के ऊपर अब एक दबाव आ रहा है कि सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है नई तकनीक पर और रिसर्च पर। क्यों? ताकि नए अल्टरनेटिव, नए प्रकार के ऑप्शन को ढूंढा जा सके, नए रिसोर्स को ढूंढा जा सके और जीवन यापन किया जा सके, तो उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है हेल्थ कॉस्ट, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इन सभी पॉल्यूशन से बीमारियां बढ़ रही है। एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने की समस्या लोगों में हो रही है। वाटर पॉल्यूशन, गंदा पानी पीने से वाटर बॉर्न डिजीज, जल जनित रोग, मतलब गंदे पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही है। और अगर ये बीमारियां बढ़ेंगी, सांस की समस्या है, गंदे पानी की बीमारियां, तो इन सब से जो ह्यूमंस है, तो जनता है, उनका भी हेल्थ एक्सपेंडिचर काफी बढ़ जाएगा। जनता को भी अपनी जेब से अपने इलाज के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हमको भी झेलना पड़ेगा, हम बीमार पड़ेंगे, हमें खर्च करना पड़ेगा। तो देखो, यहां पर भी खर्चा हो रहा है। और थर्ड पॉइंट बोलता है कॉस्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, और जो ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, तो ये समस्या किसी पर्टिकुलर एक देश की नहीं है, ये समस्या पूरे वर्ल्ड की है। तो इस समस्या से निपटने के लिए कोई एक देश, मान लो अमेरिका, केवल वो खर्च नहीं करेगा। ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हर देश को कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज ये समस्या पूरे वर्ल्ड की है।
तो इसी प्रकार हमारी सरकार को भी, भारत सरकार को भी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट करनी पड़ती है कि हम इतना रुपया खर्च करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन डिप्लीशन से निपटने के लिए। तो वहां पर भी हमारा पैसा खर्च होता है। क्या बोलता है कि प्रॉब्लम्स जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या फिर ओजोन डिप्लीशन है, तो इनको काफी ह्यूज रिक्वायरमेंट है किसकी, फाइनेंशियल कमिटमेंट की। और सरकार को, अलग अलग देश की सरकार को ये फाइनेंशियल कमिटमेंट देनी पड़ती है, मतलब ये पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके। तो यस, ये बोलना बिल्कुल सही है कि एनवायरमेंट को जब नेगेटिव होता है, इट मींस जब एनवायरमेंट में नेगेटिव प्रभाव होते हैं, जब एनवायरमेंट में समस्या आती है, तो उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब खर्चे जो है वो बढ़ जाते हैं। बताओ, समझ में आ गया? तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, होपफुली अब आप इसे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कि इज एनवायरमेंटल क्राइसिस अ रिसेंट फेनोमेना। मतलब क्या एनवायरमेंटल क्राइसिस माने संकट, समस्या है कि एनवायरमेंट की समस्या या एनवायरमेंट के संकट क्या रिसेंट की समस्या है, क्या हाल ही की समस्या है, क्या एनवायरमेंट पे प्रॉब्लम शुरू होना अभी स्टार्ट हुई है, और अगर हाँ तो क्यों। या फिर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स, कि जो एनवायरमेंट के रिसोर्स है उसकी सप्लाई और डिमांड रिवर्स हो चुकी है। तो दोनों क्वेश्चन ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्या एनवायरमेंट की प्रॉब्लम इस सेंचुरी के लिए, इस शताब्दी के लिए क्या नई है। तो यस, इसका आंसर ही बोलेंगे यस, ये ट्रू है। तो मेरी बात सुनो, अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है? अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि एनवायरमेंट की समस्या पहले के टाइम पे नहीं थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, इंडस्ट्री बनी, शहर बसे, जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे एनवायरमेंट की समस्या भी बढ़ गई। यह समस्या पहले के जमाने में नहीं थी, लेकिन यह समस्या समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो ये बोलता है कि क्या एनवायरमेंट की समस्या, क्या एनवायरमेंट के संकट रिसेंट, क्या हाल ही की समस्या है। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। यह समस्या अभी अभी पैदा होना शुरू हुई है, पहले के जमाने में एनवायरमेंट की समस्याएं नहीं होती थी। ठीक है, तो बोलूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल एक हाल ही की समस्या है। कैसे, समझो। तो बोलता है अर्लियर मतलब पहले, डेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब जब लोगों ने, मनुष्य ने रहना सीखा था, रहना शुरू किया था, जब हम आदि मानव से थोड़े इंसान बन गए थे। बट बात बहुत पहले की हो रही है, तो तब की बात हो रही है। तो जब लोगों ने रहना शुरू किया था, ह्यूमन सिविलाइजेशन, हड़प्पा वड़प्पा, उस टाइम की बात हो रही है। जब हम उस टाइम पे थे तो वहां पे क्या था, एनवायरमेंट के जो रिसोर्स है उनकी सप्लाई बहुत थी। हमारे पास अधिक मात्रा में पेड़ थे, पौधे थे, नदियां, झरने, सब कुछ अधिक मात्रा में था। और उस समय डिमांड हम काफी कम करते थे, बिकॉज उस समय जनसंख्या कम थी, लोगों की इच्छाएं कम थी। तो एनवायरमेंट से हमारी रिक्वायरमेंट कम होती थी, डिमांड कम होती थी। और उस टाइम पेड़ पौधे बहुत सारे थे, तो उस टाइम सप्लाई थी ज्यादा, डिमांड थी कम। लिखा है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज के आने से पहले, जनसंख्या बढ़ने से पहले, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाज लिमिटेड। हम प्राकृतिक संसाधन का काफी कम यूज करते थे। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी ही नहीं, पेड़ नहीं काटते थे अपन लोग। उस समय अपन लोग जंगल में रहते थे, पेड़ काट के शहर बसाने की नीड होती नहीं थी। ठीक है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन देयर जनरेशन। रिसोर्स हम निकालते कम थे, जनरेट ज्यादा करते थे। उस समय वही तो बोल रहा हूं, ज्यादा पेड़ काटने की नीड थी नहीं, शहर बसाने की नीड थी नहीं, लोग जंगल में रहते थे, जनसंख्या काफी कम थी, तो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन काफी कम था उनके जनरेशन से। और उस समय पॉल्यूशन भी काफी कम होता था। पॉल्यूशन पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही होता था। पृथ्वी की क्षमता उस समय ज्यादा थी, पॉल्यूशन, कूड़ा कचरा, वेस्टेज काफी कम क्रिएट होती थी। सो देयर वर नो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो पुराने जमाने में एनवायरमेंट की समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करें, नाउ की बात करें, तो अब एनवायरमेंट के संकट पैदा हो चुके हैं। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। अब सप्लाई डिमांड रिवर्स हो चुका है। पहले क्या थी, सप्लाई थी ज्यादा, डिमांड थी कम। अब देखो मामला रिवर्स हो गया। रिवर्स कैसे हो गया, अब सप्लाई हो गई कम, अब अपने पास रिसोर्सेस कम है, और जनसंख्या के बढ़ने की वजह से अब भाई डिमांड काफी ज्यादा है। अब अपने को ये रिसोर्स भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो मामला उल्टा हो गया।
बोलता है जनसंख्या बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रीज आने की वजह से, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से रिसोर्सेस के यूज भी अब काफी बढ़ चुके हैं। टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और उस प्रोडक्शन और कंजम्पशन को पूरा करने के लिए, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अब प्राकृतिक संसाधनों का ओवर यूज कर रहे हैं, हम अधिक मात्रा में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, हम अधिक मात्रा में रिसोर्स को पृथ्वी से निकाल रहे हैं और उसका जनरेशन नहीं कर रहे। हम जनसंख्या बढ़ रही है, हम शहर बसा रहे हैं, इंडस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि फर्नीचर वगैरह बन सके। तो बोलता है द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेस बिकेम हायर, अब रिसोर्स की डिमांड काफी बढ़ चुकी है और सप्लाई क्या है जी, कम है। पॉल्यूशन और अब वेस्ट जो जनरेट हो रहा है अब काफी ज्यादा है, किससे, पृथ्वी की, हमारी एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा अब जो है रिसोर्स, सॉरी, कहीं ज्यादा पॉल्यूशन और वेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो अब समस्या एनवायरमेंट की बढ़ रही है। तो हाँ जी, हम बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस अभी रिसेंट फेनोमिना है या फिर इस सेंचुरी के लिए हम जैसे लोगों के लिए ये नई समस्या है। एनवायरमेंट की समस्या पहले नहीं होती थी। तो ये भी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। बोलता है द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट पोजेस अ डिक्टोमी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भारत के एनवायरमेंट को जो खतरा है वो टू डायमेंशन है, दो तरफा है। मतलब दो तरफा का मतलब यहाँ पे अमीर और गरीब से है कि भारत के एनवायरमेंट को खतरा अमीरों से भी है और भारत के एनवायरमेंट को खतरा गरीबों से भी है। ठीक है, और इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया में जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम है पोज अ डिक्टोमी, डिक्टोमी का मतलब दो तरफा खतरा है। दे आर पॉवर्टी इंड्यूस, कि खतरा गरीबी से भी है एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय ड्यू टू एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का बच्चों मतलब है अमीरी, समृद्धि, पैसा, वेल्थ, और खतरा अमीरी से भी है। तो क्या ये बात सच है? तो उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यस, एनवायरमेंट को खतरा दोनों ही तरीकों से है। ठीक है, कैसे है तो समझो। पहला, गरीबी से किस प्रकार खतरा है जानते हैं। तो जो लोग गरीब होते हैं भाई वो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए अब जंगल जाते हैं, लकड़ी वगैरह काट के लेके आते हैं। अब जब जंगल जाके व्यक्ति लकड़ी काट के लेकर आएगा तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ वगैरह काटेगा, और पेड़ वगैरह काटना एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। पेड़ वगैरह काटना एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक होता है। तो देखो, गरीबी थी और गरीबी की वजह से उसने डिफॉरेस्टेशन शुरू किया जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। व्यक्ति गरीब है तो अपने जानवरों को, लाइव स्टॉक को वो मैदान में घास चराने ले जाता है। अब जानवर उससे ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, और आपको पता है लास्ट क्लास आपने पढ़ रखा है, ओवर ग्रेजिंग करने से, ज्यादा चरने से जो है पूरी सॉइल का स्ट्रक्चर खराब होता है, जमीन खराब हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद बोलता है गरीबी की वजह से उनके पास साफ सफाई की प्रॉपर सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से वो नदी को पॉल्यूट करते हैं, नदी में नहाते हैं, वहीं पे कपड़े धोते हैं, वहीं पे बर्तन धोते हैं, वहीं पर वो फ्रेश होते हैं। तो यू कैन सी दैट कि एनवायरमेंट में जो समस्या है वो सच में पॉवर्टी इंड्यूस है, कि गरीब व्यक्ति भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। आगे बोलता है दे डू दिस नॉट आउट ऑफ चॉइस, अब वो गरीब व्यक्ति अपने मन से नहीं कर रहा, बट ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव, उसके पास कोई और चारा ही नहीं है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन यापन करने के लिए एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये तो बात होगी गरीबों की। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति बहुत पैसे वाला है उसके पास तो चीजों की चॉइस है, लेकिन वो भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो बोलता है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, जो अमीरी है, जो वेल्थ है, वो भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। वही व्यक्ति अमीर है और अमीर होने की वजह से उसके कंजम्पशन ज्यादा होते हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन ज्यादा करता है और वेस्ट भी ज्यादा करता है। मतलब भाई व्यक्ति पैसे वाला है, चीज ज्यादा खाएगा, वेस्ट कर देगा, घर में लाइट ऑन करके सो गए, भाई पैसा है,
ठीक है, एक लाइट से काम चल सकता है, घर में 10 लाइट जला दी और घर खुला छोड़ के चला गया, तो वही बोलता है कि हाई कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन सब की वजह से वो एनवायरमेंट में वेस्ट को क्रिएट कर रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ मोटर व्हीकल, भाई घर में अमीर व्यक्ति है, 4 लोग हैं, तो चारों की अलग अलग कार है, अलग अलग व्हीकल है, चारों अलग अलग जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एयर पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। अब भाई ज्यादा पैसा है तो ज्यादा कार है, ज्यादा कार है तो ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। हर किसी के कमरे मान लो अलग अलग एसी लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लेवल बढ़ रहा है। तो अमीर व्यक्ति भी एसी से, कार से, इन सब से एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो यस, ये बोलना एकदम सही है कि जो इंडिया का एनवायरमेंट है वो दोनों के प्रेशर में है। दोनों के बोले तो वो गरीबों के प्रेशर में भी है। गरीब व्यक्ति तो बेचारे अपनी नीड की वजह से उसके पास पैसा नहीं है, तो वो नीड अपनी पूरी करने के लिए रिसोर्स का ओवर यूज करता है। जबकि अमीर व्यक्ति रिसोर्स का ओवर यूज करता है बिकॉज पैसा कुछ ज्यादा ही है, अपनी लग्जरी की वजह से, ज्यादा पैसा की वजह से कि भैया तू अलग जा, मैं अलग जा रहा हूं, तो उसके पास ज्यादा पैसा है इसलिए ओवर यूज कर रहा है। और गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो भी ओवर यूज कर रहा है। तो अल्टीमेटली नुकसान तो दोनों के दोनों ही एनवायरमेंट को पहुंचा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्स क्या होता है, ये भी पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। बोलता है एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि दो दो एग्जांपल दीजिए, किसके, एनवायरमेंटल रिसोर्स के ओवर यूज का और एनवायरमेंटल रिसोर्स के मिस यूज का। अब ओवर यूज का मतलब क्या होता है, तो बोलता है ओवर यूज का मतलब होता है जब रिसोर्सेस को हम एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी सस्टेनेबल लिमिट से, मतलब जितना हमको उसको लिमिट में यूज करना चाहिए, जब हम उससे अधिक लिमिट में उसका यूज करने लग जाते हैं और रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी को ओवर यूज कहते हैं। अगर आज आप ओवर यूज करोगे तो ओवर यूज करने से फ्यूचर जनरेशन के लिए जो अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेस की जो उपलब्धता है, वो कम हो जाएगी। बिकॉज अगर आज मैं लाइट यूज ज्यादा करूंगा तो फ्यूचर में आगे आने वाली जनरेशन के लिए लाइट कम हो जाएगी। अगर आज मैं पानी की वेस्टेज ज्यादा करूंगा तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए पानी कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर यूज। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लीड्स टू वाटर स्केर्सिटी, कि अगर मैं ग्राउंड वाटर को, जो जमीन के नीचे पानी है, उसको हद से ज्यादा निकाल लूंगा तो भैया पानी की कमी हो सकती है, वाटर की स्केर्सिटी हो सकती है। ये हो क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने पानी का ओवर यूज कर लिया, मैंने पानी को लिमिट से अधिक निकाल लिया। दूसरा एग्जांपल, ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कॉजिंग डिप्लीशन। अगर आज मैं कोयले का, पेट्रोल का ओवर यूज ज्यादा कर लूंगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोयला पेट्रोल कम पड़ जाएगा। ओवर यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, अगर मैं प्राइवेट व्हीकल के ज्यादा करूंगा इससे क्या हो जाएगा जी, एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। याद रखिएगा ओवर यूज वाले एग्जांपल में आपको ऐसे शब्द यूज करने ही पड़ेंगे, एक्सेसिव, ओवर यूज, ओवर यूज, आपको ये शब्द यूज करने पड़ेंगे। आपको अपने एग्जाम्पल में दर्शाना पड़ेगा कि आप वास्तविकता में चीजों का ओवर यूज कर रहे हो। तो एक होता है ओवर यूज, रिसोर्सेस का यूज ज्यादा कर लेना। दूसरा बच्चों होता है मिस यूज। मिस यूज का मतलब होता है रिसोर्सेस का दुरुपयोग करना, रिसोर्सेस को इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना। बोलता है मिसयूज अकर्स व्हेन रिसोर्सेस आर यूज इनएफिशिएंटली, जब रिसोर्सेस को इनएफिशिएंटली या फिर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज किया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, एनवायरनमेंट में वेस्टेज बढ़ती है, उसको मिसयूज कहते हैं। देखो ओवर यूज में आप भले रिसोर्स का यूज ठीक कर रहे हो बट आप लिमिट से ज्यादा कर रहे हो, ओवर यूज। मिस यूज में आप रिसोर्स का यूज ही गलत तरीके से कर रहे हो जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल अननेसेसरली इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, कि आप मजे मजे में, ठीक है, आपके पास मान लो बाइक है, आपको कहीं पे जाना है, समझना बात को बहुत ध्यान से, एग्जाम्पल के थ्रू, आपके और आपके दोस्तों को ही जाना है, आपके पास बाइक है, आप दोनों ने अलग अलग बाइक ली और चले गए। अब आपको जानना किसी जेन्युइन काम से है, आप जेन्युइन काम से गए, आप बेफालतू में नहीं गए, लेकिन क्योंकि आप अलग अलग बाइक लेकर गए तो आपने बेफालतू में पेट्रोल का यूज ज्यादा किया, ये ओवर यूज है, ठीक है। अब दूसरा, आपके पास बाइक है, कहीं जाना नहीं है आपको,
बट फिर भी बाइक निकाली और यहाँ वहां हांड रहे हो, घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो यहाँ के वहां के मजे के लिए, दैट इज मिसयूज। कि आप जो है उसका मिसयूज कर रहे हो, आप बिना किसी काम के फॉसिल फ्यूल को, कोयले को, पेट्रोल का यूज कर रहे हो, दैट इज मिसयूज। ठीक है। दूसरा, डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर पॉल्यूट वाटर बॉडीज। अब भाई इंडस्ट्रीज का कूड़ा कचरा नदी में डाल दिया बेफालतू में, क्या कोई नीड थी उसकी? नहीं थी, फिर भी आपने उसको डाल दिया, दैट इज मिसयूज। ठीक है। बर्निंग प्लास्टिक एंड वेस्ट मटेरियल रिलीजिंग टॉक्सिक गैस, बेफालतू में प्लास्टिक को और कूड़ा कचरे को आप जला रहे हो जिससे गैस निकल रही है जो कि एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, तो इसको मिसयूज बोलते हैं और इसको ओवर यूज बोलते हैं। ओवर यूज में आपको एक्सेसिव, ओवर यूज ऐसे वर्ड लिखने पड़ेंगे, बट मिस यूज में देख लो ऐसे कोई वर्ड का मैंने यूज नहीं किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देन खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी, कि इंडिया हैज एब्यूडेंट। बच्चों एब्यूडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, काफी लार्ज क्वांटिटी में, तो बोलता है इंडिया के पास काफी अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। तो इस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट कीजिए, मतलब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, क्या वास्तविकता में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो बताओ कैसे कैसे। तो बोला गया है इंडिया इज ब्लेस्ड विद डाइवर्स एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेस, कि भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस के मामले में, संसाधन के मामले में भारत पीछे नहीं है, संसाधन के मामले में इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है। अब हमारे पास संसाधन कौन कौन से है, कहां कहां है, रिसोर्सेस कैसे कैसे है, तो आइए उसके बारे में पूरी एनसीईआरटी में एक लिस्ट दी गई है, तो आइए उसको पढ़ते हैं। तो जैसे कि पहले बताया गया है मिट्टी, मृदा और नदी के बारे में, तो एनसीईआरटी के अंदर बोला गया है कि इंडिया के पास काफी फर्टाइल जमीन है भाई, काफी उपजाऊ जमीन है। 100 ऑफ रिवर, सैकड़ों नदियां है। ट्रिब्यूटरीज, इसका मतलब होता है सहायक नदियां, कि मान लो कोई एक नदी जा रही है, अब उसमें छोटी मोटी नदियां आके मिल जाती है, तो इन छोटी मोटी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, लिखा है। ठीक है। दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर बढ़ता है, लाइवलीहुड, लोगों का जीवन यापन होता है। तो हमारे पास काफी फर्टाइल सॉइल है, सैकड़ों नदियां है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब सहायक नदियां है जो एग्रीकल्चर को और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें खेतीबाड़ी की, तो बोलता है हमारे पास डेक्कन प्लेटू, सुना होगा आप लोगों ने, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार में हमारे पास वहां पे जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, कपास की खेती के लिए। ठीक है। जिसकी वजह से उस एरिया में अगर आप जाओगे देखोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास क्या है, दक्कन का पठार है, वहां पे काली मिट्टी है, जहां पे कॉटन का प्रोडक्शन काफी अधिक मात्रा में बेहतरीन तरीके से होता है। हमारे पास और क्या क्या है जी, तो फर्टाइल प्लेन्स, प्लेन्स माने मैदान, उपजाऊ मैदान, हमारे पास काफी उपजाऊ मैदान है। बोलता है इंडो गैंगेटिक प्लेन, बोलता है गंगा भारत के मैदान। ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड है हमारे पास, और डेंसली कल्टीवेटेड रीजन, और उस क्षेत्र में काफी अधिक अधिक मात्रा में कल्टीवेशन होता है, खेतीबाड़ी होती है। आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन एक प्रॉपर एरिया होता है, अगर नहीं पढ़ा तो बस नाम याद रख लो, इंडो गैंगेटिक प्लेन है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड वहीं पे है। उसके बाद बात करें फॉरेस्ट की, जंगलों की, वाइल्ड लाइफ की, जानवरों की, तो बोलता है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो भले ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन का मतलब होता है कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो इंडिया में जो जंगल है वो भले ही थोड़े अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो एक नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट माने घर, वह एक प्राकृतिक घर प्रोवाइड करते हैं जानवरों को। जानवरों के लिए प्राकृतिक घर है इंडिया में, बड़े बड़े जंगल है। ठीक है। उसके अलावा सर्व एज अ ग्रीन कवर, वो पूरे देश में भारत की जनसंख्या को, भारत के जानवरों को एक बहुत बड़ी मात्रा में हरियाली प्रदान करते हैं। तो ग्रीनरीज भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। इसके बाद बात करें मिनरल्स की, खनिज की, तो बोलता है इंडिया हैज वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, इंडिया के पास बहुत अधिक मात्रा में आयरन ओर है,
कोयला है, नेचुरल गैस है पृथ्वी के नीचे, ठीक है, बीनीथ द अर्थ मतलब पृथ्वी के नीचे, मतलब वही जमीन के नीचे आयरन ओर है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, जो कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी आयरन ओर है, आयरन ओर एक प्रकार का एलिमेंट होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलकर जो एक एलिमेंट बनता है, उसको बोलते हैं आयरन ओर। लॉ एस्क आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, बोलता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी आयरन ओर है 20% तो केवल इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड के आयरन ओर जितने भी है 20% तो केवल इंडिया में है। आप देख लो कितने अधिक मात्रा में रिसोर्सेस है हमारे पास। और बात करें अदर मिनरल्स तो बोलता है कि इसके अलावा कंट्री के पास बॉक्साइट है, कॉपर है, मैग्नीज है, गोल्ड है, यूरेनियम है, जिंक है और बहुत सारे अदर वैल्यूएबल मिनरल्स है। तो यस, ये बात बोलना सही है कि दीज रिसोर्सेज मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिसोर्स रिच नेशन, कि इन सब की वजह से इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही अधिक रिसोर्स रिच कंट्री माना जाता है, कि रिसोर्स के मामले में इंडिया पीछे नहीं है। ठीक है जी। और अब एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका एनवायरमेंट वाला पार्ट पूरा खत्म, एनवायरमेंट से संबंधित एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म। फिर इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए, आखिरी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको आप अपने आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि एनवायरमेंट को समस्या हो रही है, एनवायरमेंट में संकट आ रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो एनवायरमेंट के संकट को दूर करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो बोलता है सबसे पहला भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। जब तक आप पॉपुलेशन कम नहीं करेंगे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम नहीं होगा। बोलता है लिमिट पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट मतलब कम कर देंगे तो उससे जो रिसोर्सेस पे प्रेशर है वो कम हो जाएगा। भाई जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो अधिक मात्रा में रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तभी तो अधिक मात्रा में पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं। जनसंख्या कम करेंगे एनवायरमेंट की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सेकंड बोलता है अवेयरनेस, कि जनता को एनवायरमेंट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, उन्हें बताइए कि एनवायरमेंट जो है किस प्रकार से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल, बोलता है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, हमें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में सीएनजी गैस का यूज करना चाहिए, हमें अपने घर में एलपीजी गैस का यूज करना चाहिए, हमें ई व्हीकल का यूज करना चाहिए। अगर ये सब करेंगे, ठीक है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। अगर ये सब करेंगे तो एनवायरमेंट सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, कि कूड़े कचरे को हमें कैसे डिस्पोज करना चाहिए, उनका डिस्पोजल कैसे होना चाहिए। 3R रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, हमें इसका यूज करना चाहिए। हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, हमें पीने के साफ पानी को भी सेफ रखना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एनवायरमेंट में समस्या कम होगी। बेटर हाउसिंग, रिप्लेस लम्स, हमें एक शहर में गंदी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां जो कि बहुत बीमारियां फैलाते हैं, हमें उन्हें रिप्लेस करना चाहिए और उसके स्थान पे वेल वेंटिलेटेड होम, काफी साफ सुथरे खुले अच्छी हवा वाले घर प्रदान करने चाहिए। हमें एफॉरेस्टेशन कैंपेन शुरू करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन हो सके। हमें प्लास्टिक का यूज कम करना चाहिए, ठीक है, हमें जो है फायर क्रैकर्स, पटाखे वगैरह इनको कम जलाना चाहिए। तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने आप भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो ये कुछ तरीके हैं एनवायरमेंट को सेव करने के, एनवायरमेंट को बचाने के, एनवायरमेंट संकट को दूर करने के। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इवन आपके पास जो नोट्स अवेलेबल है उसमें सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टॉपिक आपने पढ़ लिया है, नोट्स से आपको अब उन सब टॉपिक की रीडिंग करनी है और एनवायरमेंट वाला टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो अब सीधे बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।